हरियाणा के रण में आज भाजपा का कमल खिल गया है। महाराष्ट्र में भी भाजपा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कुल मिलाकर कहें तो भाजपा जो 4 सीटों पर थी 2009 में, इस मर्तबा भाजपा के खाते में 47 सीटें आई हैं। कुल मिलाकर कहें तो 43 सीटों का इजाफा। कैलाश जी, हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं हमारे, कैलाश जी भाजपा से और एस.के. नायर साहब कांग्रेस से जो ताल्लुक रखते हैं। कैलाश जी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, भाजपा की इस जीत को कैसे आंकते हैं आप? भाजपा की जीत को मैं लोगों की जीत मानता हूँ, नरेंद्र मोदी की भाई की जीत मानता हूँ। प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को के ऊपर लोगों की मोहर मानता हूँ कि उनके कार्यों को लोगों ने सराहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरे, हरियाणा में पिछले 10 साल से कुशासन चल रहा था, भ्रष्टाचार जो चल रहा था, भ्रष्टाचार का शासन और कुशासन, भ्रष्टाचार का शासन और कुशासन दोनों की मात के रूप में मैं इसको देखता हूँ। नायर साहब, आपके पास आना चाहेंगे। अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की मार और कुशासन के चलते कांग्रेस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात से? अपना अपना ख्याल है जी, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है। जनता है, जनता जनार्दन के हर तरह की हर चीज़ जो है, हर बात आपके सामने आती है और हर वो चीज़ वो जो है उसको किसी भी रूप में, किसी भी एक चीज़ को 10 रूपों में देखा जा सकता है। तो ये अपनी अपनी एक सोच भी कह सकता हूँ। बाकी जनता की जो कहते हैं कि जो उन्होंने जनादेश दिया है वो सर माथे पर है। हमारे बड़े बड़े दिग्गज जो हमारे नेता हैं, चाहे हमारी सोनिया गांधी जी हैं, चाहे हमारे अपने भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, अगर वो इस चीज़ को मानते हैं तो मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, मैं तो उनसे पहले मानूंगा जो बात वो मानते हैं। और बिल्कुल मैं मानता हूँ और आप भी मानेंगे और पब्लिक मानेगी। जनता इस बात के साथ, जनता की जो बात है सर्वोपरि है और उसकी जनता का जो जनादेश जो भी दिया है, जो भी वो हमें एक्सेप्ट है। नायर साहब भी मान रहे हैं, भ्रष्टाचार और कुशासन हरियाणा में पूरी तरह से फैला हुआ था। लोगों का विश्वास हरियाणा की सरकार से उठ चुका था। कैलाश जी, ये बात ना कहिए कि भ्रष्टाचार को माना है, मैं भ्रष्टाचार को नहीं मानता। इस बात लोगों का विश्वास नहीं था सरकार में, किसी भी तरह से सरकार में विश्वास उठा हुआ था, जिसका नतीजा हमारे सामने आया है। अब लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करके दिखाएगी। लोगों को विश्वास है मोदी जी में कि बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला है। चले, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भाजपा ने हरियाणा में कमबैक किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी पहले से ही माना जा रहा था, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने की उनकी उम्मीद थी, कहीं ना कहीं कमतर इनेलो ने परफॉर्म किया। आप ओवरऑल जो सिनेरियो किस तरीके से देखते हैं? क्या ऐसे समीकरण रहे जिस तरीके से भाजपा 4 सीटों से उठकर सीधे इतने बड़े लेवल पर गई? देखिए, पहली तो बात मैं आ जाता हूँ कि इनेलो पे ही। इनेलो को हम ये समझें कि और इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उनका होता तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप देखिए उनका जो वोट परसेंटेज आ रहा है वो 4.7% आ रहा है। यदि आप लोकसभा के इलेक्शन में जाइए, उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस से अच्छा परफॉर्म किया था और तब भी उनका 24.7% ही रहा था और इस बार भी 24.7% रहा है। तो कमोबेश इनेलो अपने इर्द गिर्द ही अपने वोट को कहीं ना कहीं संभालती हुई नजर आई। चूँकि बहुकोणीय मुकाबला हो गया था, ऐसी स्थिति में तमाम सारी गणित चेंज हुई, जिसके कारण जैसे सिंपली वो मान के चल रहे थे कि उनको शायद हो सकता है बढ़ करके और मिल जाए। तो जो कमिटेड जाट वोट का फैक्टर है, जिस तरह से इनेलो जो राजनीति करती है, उस राजनीति के मुताबिक उनको मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वोट मिलने वाला था। उसके बाद में रही बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी 9.25% का रिप्रेजेंट करती रही है, जो उसका वोट शेयर रहा है हरियाणा में मूलतः। तो जो उसका वोट परसेंट रहा है उससे बढ़ा था इस लोकसभा चुनाव में, जैसा कि आपने देखा। और वो बढ़ने की वजह जो थी वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को केंद्रित थी और इस कारण से लोकसभा में वो करीब हजका के साथ मिलकर के लड़े थे और करीब 44% के आसपास उनका वोट शेयर रहा था। यदि पिछले उसमें जाएं तो हजका का जो वोट शेयर था वो 8.5% के आसपास था
तो यदि उसको घटाते हैं तो कमोबेश भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर जितना आता है और इस इलेक्शन में मतलब विधानसभा में जो वोट शेयर आ रहा है कमोबेश उसी के इर्द गिर्द है। तो इसका मतलब है कि वोट शेयर जो भाजपा का बढ़ा है उसमें बढ़ने में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यूथ ने उन पे यकीन किया, जो यूथ का वोट परसेंटेज बढ़ा था वो परसेंटेज इनके साथ जुड़ता हुआ नजर आता है। दूसरी चीज़ ये है जो कांग्रेस का वोट था नॉन जाट वाला, वो वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में 2 चीज़ें आई, एक तो ये, थर्ड एक चीज़ और आई इंपॉर्टेंट जो जीत हार में बड़ा एक अहम रोल कई जगह, जिसने इनेलो को भी कई जगह पे पीछे छोड़ा है, और वो था डेरा। डेरा सदैव से कांग्रेस के साथ जाता था और कांग्रेस उससे समर्थन लेती थी, और डेरा को ये मान के चला जाता था वो कांग्रेस को समर्थन देगी। उसकी सजा डेरा को पंजाब में भुगतनी भी पड़ी थी, तमाम सारे मुकदमे झेलने पड़े, तमाम सारी चीज़ें नहीं। तो कमोबेश वो जो वोट शेयर इधर शिफ्ट हुआ उसने इनकी वृद्धि को और बढ़ा दिया। तो ये 3 फैक्टर इनके साथ काम किए। गैर जाट, उसके बाद में कांग्रेस से शिफ्ट हुआ वोट क्योंकि कांग्रेस के तमाम सारे लीडर्स भी आए थे, उसके बाद में थर्ड जो है डेरा का वोट। एक जो सबसे बड़ी चीज की कांग्रेस से वोट क्यों शिफ्ट किया भाजपा में, ये एक बड़ी बात। कांग्रेस से वोट इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि कांग्रेस में अपने लीडर्स को भी सम्मान नहीं दिया गया। उनके लीडर्स आपस में इसी बात को लेकर के लड़ते रहे कि हमें नहीं अहमियत मिल रही, हमें नहीं मिल रही, और ये लगातार आपके चैनल पे हम डिस्कशन में कई बार कर चुके। तो कमोबेश एक प्रॉब्लम नेताओं के साथ थी। दूसरी समस्या नेताओं के बाद आगे अटके कार्यकर्ताओं तक में आई। कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे थे। उनके था कि कहीं ना कहीं एक अहम से भरी ऊपर नेतृत्व है और वो उनको समझना नहीं चाहता है, तो एक वो परेशानी रही। फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा कहीं एक ही परिवार की तरफ पूरी पार्टी का केंद्रित हो जाना, तो वो सारी चीज़ें कि सत्ता ही नहीं चला रहे हैं, पार्टी भी एक ही व्यक्ति चला रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए तकलीफ दे था। और उसका नतीजा है कि आप जब इस बार चुनाव के समय टिकटें बांटने की नौबत आई तो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में इसको लेकर के ठन गई। आपके चैनल पे भी हमने डिस्कशन किया था। उसका नतीजा ये रहा कि मुख्यमंत्री भारी पड़े और उन्होंने वो जो टिकट चेंज होनी थी, जहां पर लग रहा था कि ये चेंज करने से कुछ बेनिफिट मिल सकता है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि पंचकुला में चेंज करके अशोक तंवर किसी पंजाबी को चाहते थे कि दी जाए, जिससे कि 2 बनिया जो भाजपा और उससे लड़ रहे हैं और पंजाबी जो वोट का शेयर है वो वहां पर बहुत ज़्यादा है, तो यदि हम उसको भी खींच लाए तो यदि हम बहुत अच्छा नहीं बीत सके तो भी हमारी हार शर्मनाक नहीं होगी जी। लेकिन आज उसका नतीजा ये हुआ कि पंचकुला में एक शर्मनाक हार देखनी पड़ी, जैसी आज तक भाजपा कांग्रेस की कभी हार नहीं हुई थी। तो कमोबेश इन सारे फैक्टर्स के बाद में जो यूथ नाराज था उसकी नाराजगी की वजह थी, नौकरियों में भेदभाव हो रहा था। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आरटीआई में बत्रा साहब ने इसको आरटीआई में लिया था और कि 1 लाख नौकरियां जो करीब करीब 1 लाख से कुछ ज़्यादा हैं, उतनी नौकरियां पूरे हरियाणा में दी गई और उन नौकरियों में 600 कुछ सिर्फ पंजाबी भर्ती हुए। तो पंजाबी वोट का जो शेयर है हरियाणा में वो 32% के करीब है। और स्थिति ये होती है कि उसको जो नौकरियों में शेयर मिल रहा है वो मतलब 600 नौकरियां मिल रही, तो आप समझ सकते हैं आप उसकी स्थिति बहुत कम। तो इस तरह से क्षेत्रों में भी बटा कि रोहतक, सोनीपत और झज्जर के आसपास के इलाके के लोगों को तो पूरे हरियाणा में काबिल थे। यदि हिसार की यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर रखा जाता है तो उसकी और टेस्ट होता है, उस टेस्ट में जो हिसार का रहने वाला है वो व्यक्ति पूरी तरीके से उसके लिए सफल होता है और इंडिया के तमाम बड़े हिस्सों से आईआईटी के पास आउट बच्चे यदि उसमें वो करते हैं और वो उसमें रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो कमोबेश जो ये इनकी तो कांग्रेस की हार के लिए आप मोदी मैजिक या एंटी इनकम्बेंसी? नहीं, मैं इसीलिए मैंने क्या कहा कि ये जो वजह थी इन सब ने कांग्रेस से निराशा उत्पन्न की, और जो कांग्रेस से निराशा उत्पन्न हुई
उसका नतीजा ये हुआ कि उधर मोदी में एक उम्मीद नजर आई कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरी चीज, लोकसभा इलेक्शन में मोदी का करिश्मा सब कोई देख चुका था। केंद्र सरकार ने जो इस बीच में जो नीतियां अख्तियार की हैं वो कहीं ना कहीं यूथ के लिए फेवरेबल है। जिस तरह से अमेरिका के साथ में समझौते, चीन के साथ में, जापान के साथ में टेक्नोलॉजी को लेकर के, तमाम सारी कंट्री में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने को, और इन सारी चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है इस कंट्री में वो यूथ को होने वाला है। तो यूथ वोटर कमिटेड होकर के मोदी की दिशा में चल पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी जो 9.25% पे थी वो 34% पे आप पहुंची है। तो यह वजह रही जिसने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में एक विश्वास और मैंडेट दिलाया है। बाकी कमियां सभी में रही। साहब, यह बात तो आप भी मानेंगे कि कांग्रेस की लीडरशिप में कमी रही हरियाणा में, जिसके चलते उन्हें आज का दिन देखना पड़ा। नहीं, खैर ये चीज़ के साथ तो मैं शुक्ला जी से थोड़ा सा सहमत हूँ कि वाकई ही थोड़ा सा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पंचकूला से लेकर के सोनीपत तक सारे के सारी जो है हमारी गया है, तो सबको कारण तो होगा जी। तो ये कारण आपके सामने जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो है पंचकूला से लेकर के दिल्ली तक ये सारी तकरीबन जो है वो पंजाबी बेल्ट है। पंजाबी फैक्टर का तो बात इनकी ठीक है कि अगर पंचकूला के अंदर 3 जो है वो बनिया जो है कैंडिडेट अगर खड़े हो जाते हैं तो वोटें तो अक्सर तो उतरी हैं। और पंजाबी वोट जो है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी इनकी बात के साथ साथ, कि वहाँ वोटिंग अगर ये सिस्टम देखें तो अगर हमारे जो ब्राह्मण हैं तो वो 20 से 22 हज़ार से ज़्यादा नहीं है वोटर, और जो बनिया है वो कहने को तो चाहे 35 कहते हैं लेकिन वहाँ पर 27-28 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब ये जहाँ तक पंजाबियों का सवाल आता है, पंजाबियों के अंदर ये गिनना गलत है कि उसके अंदर सिर्फ जो है वो खत्री अरोड़ा होते हैं। नो, उसके अंदर खत्री, अरोड़ा, ब्राह्मण, बनिया, सैनी, ये सारे आते हैं जो कि 90 हज़ार से ऊपर है। नहीं, मैं सिर्फ यदि स्पष्ट ले लें तो भी 32, मैं छोटी सी, मैं वही शुक्ला जी वही बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को हमारे ही इस बात के लिए कि जब किसी को जैसे नौकरियां नहीं मिली या कुछ और चीज़ें नहीं मिली, ये छोटा मोटा फैक्टर जो है वो ज़रूर आया है उसके सामने, और वो इसके अंदर वो चीज़ जो फैक्टर आता है अपना जो नॉन जाट फैक्टर, वो ज़रूर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये उसका कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पर आपस में लड़ाने वाला काम रहा है, क्योंकि हमारे कुछ कहना तो नहीं चाहिए मैं, क्योंकि हमारे कांग्रेस के लोग हैं, ये टीवी के ऊपर कहता हूँ मैं अच्छा भी नहीं लगूंगा, लेकिन उन्होंने ही उनको गुमराह किया हमारे सीएम साहब को, और जिसके लिए वो उन्होंने आज से महीना पहले ही इस बात को मान लिया था कि ये यार मेरे से गलत करवा लिया इन्होंने, जो हो सकता है कि मुझे भुगतना पड़े। लेकिन मैं अगर दोबारा इस तीसरी बार जैसी मेरी आशा है आऊँगा तो मैं इस चीज़ को अवश्य ही ठीक करूँगा, ये मेरा उन्होंने दावा है। बात ठीक है कि अगर यहाँ पर पंजाबी कैंडिडेट होता तो ज़रूरी बात है, चाहे वो हमारे वैसे तो किसी पार्टी ने भी पंजाबी को कोई अहमियत ही नहीं दी, किसी पार्टी से भी होता और हमारी खास तौर से कांग्रेस पार्टी से होता तो ये गारंटेड बात है कि वो इस सीट को जरूर आसानी के साथ निकाल सकता था। वैसे शुक्ला जी, आपके पास आऊंगा, कांग्रेस की हार के पीछे नॉर्दर्न हरियाणा और साउदर्न हरियाणा में डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ वो भी तो हो सकता है, एक बहुत बड़ा रीजन है वो भी। नहीं, मैंने क्या कहा, रीजन बहुत सारे मौजूद है, क्योंकि विकास सिर्फ 3 जिलों में किया। वही मैं कह रहा हूँ कि इन सब चीजों को लेकर के आप ये देखिए कि आप पहले तो एक चीज देख लीजिए, एक जमाने में कभी हिसार सत्ता का केंद्र होता था और हिसार से सत्ता चौधर होती थी। आप कभी सिरसा में चौधर होती थी, हैं, कभी भिवानी में चौधर होती थी, रोहतक में भी कभी रही है और उसके बाद फिर आई थी। आप ये कमोस इन सारी चीज़ों के बीच में मतदाता का क्या दोष था? उसने जब कांग्रेस को मैंडेट दिया था तो पूरे राज्य से दिया था, उसको हक बनता था कि हर तरह का विकास, हर चीज में हक में उसका एक छोटा सा शेयर होना चाहिए। यदि हमें शेयर नहीं मिलता है, हम अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और जहां हमें मिलने की हम कहते हैं मेरिट के आधार पे दो, हमें कोई दान मत दो, तो वो भी हमें नहीं मिलता है। यदि मेरिट पे भी नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो कष्ट होगा। वो इलाके का विधायक भले ही कांग्रेस का हो, वो अपनी पब्लिक को क्या जवाब देगा जिसने उसे चुन करके भेजा है? उसकी भी तो अपनी जवाबदेही है।
अब वो अपने से कहता है नहीं हमने सीएम साहब से कहा है और वो पास करेंगे और ये करेंगे, और होता कुछ नहीं है। होता क्या है, जब आता है तो पता चलता है कि नहीं वो प्रोजेक्ट यहाँ आने की बजाय सोनीपत में चला गया है, झज्जर चला गया, सारे बिजली के कारखाने झज्जर में ही लगने हैं। तो साहब वहां वालों का क्या दोष है? सिरसा वाला क्या हरियाणा का पार्ट नहीं है? आप आज चंडीगढ़ से जब आपको सिरसा जाना हो या हिसार जाना हो तो आप कहते हैं यार ये रास्ता अख्तियार करने की बजाय हम पंजाब के अंदर से जाकर के पटियाला होते हुए निकल लें तो वहाँ सिरसा जाएंगे तो ये रोड सही है। कम से कम वो रोड खराब है यार, चलने काबिल नहीं है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो ये स्थिति यदि उसी हरियाणा में कहने को हो जिसे आप कहते हैं अव्वल है, नंबर 1 है, तो किस बात का नंबर 1 है? आप नौकरियों की बात हो गई, ये तो चलिए एक सब्जेक्ट है, उस पर तो मैं बहस ही करना मुझे लगता है लाजमी नहीं, क्योंकि वो जो हुआ है उससे सब कोई वाकिफ। उसके बाद में विकास के प्रोजेक्ट के हर चीज के, यदि महिला यूनिवर्सिटी लगनी है तो सोनीपत में लगेगी, ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनना है तो सोनीपत में बनेगा, नहीं तो रोहतक कोई चीज चली जाएगी, नहीं तो वहां चली जाएगी। यही वजह है। और मैं आपको बताऊं, रोहतक में तमाम सारे वो मोहल्ले जहां पर दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं वो था, प्रभुत्व था, वहां पे रोड नहीं बननी है। शुक्ला जी, बड़ा अहम जो यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के सुशासन, विकास और प्रधानमंत्री जी पर विश्वास, द क्रेडिबल लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी and the programs undertaken by him in the past 4 months, which has taken care of all sections of the society, and they have been brought to the mainstream in such a short span of 4 months. इसके प्रति विश्वास जो देखने को मिला है वह उस प्रस्ताव में भी उसका वर्णन किया गया है, और उसके दृष्टि से हरियाणा में और महाराष्ट्र की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, यह उसमें से स्पष्ट रूप से उभर करके आता है। साथ ही साथ it has been a wonderful blend of the leadership of Modi ji and the organizational skill of our national president Shri Amit Shah ji. It's a very good blend where organizational skill, संगठनात्मक कौशल अमित शाह जी का, और जो उन्होंने फैसले लिए उन फैसलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रदेशों में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने एक अपना स्थान प्रदेश में बनाया। तो इसके लिए भी हम जहां दोनों अपने नेताओं का धन्यवाद करते हैं, वहीं कार्यकर्ता हर्षोल्लासित के साथ इस वर्डिक्ट को जहां एक्सेप्ट करता है, वहीं पूरी ताकत के साथ वह पार्टी के साथ खड़ा होकर के इसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू द 3rd प्लेस। वह अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण 3रे स्थान पर पहुंच गया है। उसका वोट का जो इलेक्टोरेट बेस है वो श्रिंक कर गया है, और यह इस बात को स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना परफॉर्म किया है, वह कुशासन उनका, उस कुशासन के कारण और भ्रष्टाचार से जो सरकार चलाई, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो, उसके कारण वो 3रे स्थान पर पहुंचे हैं। यह भी संसदीय बोर्ड ने इसको ध्यान में लिया है। संसदीय बोर्ड स्पष्ट मानता है कि हम दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना हम लोगों ने तय किया है। और इसके लिए महाराष्ट्र में हमारे पर्यवेक्षक जाएंगे, और पर्यवेक्षक के दृष्टि से आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो जाएंगे, और उनके साथ मुझे कहा गया है पार्टी की ओर से जाने के लिए, तो मैं उनके साथ जाऊंगा और महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने अपना नेतृत्व तय करेंगे, और उस नेतृत्व के बाद हम सरकार बनाएंगे। ये वहाँ का रहने वाला है। उसी तरीके से हरियाणा में आदरणीय वेंकैया नायडू जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके साथ साथ दिनेश शर्मा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हरियाणा जाएंगे और हरियाणा में नेतृत्व का चयन करेंगे, और उसका पर्यवेक्षक के रूप में वो जाएंगे,
और तत्पश्चात हम हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। यह संसदीय बोर्ड के दृष्टि से जो प्रस्ताव पारित हुआ और जो चर्चाएं हुई उसका विश्लेषण आपके सामने मैंने रखा है। ये स्थानीय जो इकाई है हमारी हरियाणा के प्रदेश यूनिट और महाराष्ट्र के प्रदेश यूनिट, उनसे बातचीत करके तय करेंगे और उस अनुसार जाएंगे। तो अजय शुक्ला जी, जिस तरीके से भाजपा यहाँ पर अपने नतीजों से गदगद है, हम बात कर रहे थे कांग्रेस के कुशासन की, जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट कांग्रेस में हुआ। हालांकि चर्चा ये भी हो निकली थी कि चौधर के लिए जो कांग्रेसी नेता रोहतक झज्जर के इलाकों में जाते थे तो एक बात ज़रूर आकर कहते थे कि भाई विकास तो सोनीपत और झज्जर में हुआ, कहीं कहीं ना वो भी अपने आप को त्रुटिपूर्ण आपस में पाते थे और ये तक कयास लगाए जा रहे थे। नहीं, इसमें निस्संदेह मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं एक चीज़ बताऊँ कि तमाम सारी चीज़, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ कि अम्बाला सिटी से विनोद शर्मा इलेक्शन हार गए और कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर पे रहा है। यदि कांग्रेस के प्रत्याशी का और विनोद शर्मा का वोट शेयर जोड़ दिया जाए तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी जीता है उसकी हार का अंतर 20,000-25,000 से ज़्यादा का हो जाएगा। तो कमोबेश मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से तमाम लोगों को, अपने ऐसे लोगों को निराश किया जो लोग उनकी सीटें बढ़ा सकते थे। तो कहीं ना कहीं कि उनका अपना आधार और कांग्रेस का अपना पुराना आधार वो मिल करके कहीं ना कहीं उनकी सीटों को एक सम्मानजनक स्थिति में लाता। लेकिन कांग्रेस में जो इस तरीके से, जिस तरीके से आपने कहा, मैं कुशासन शब्द नहीं कहूँगा क्योंकि सरकार ने बड़े कुछ अच्छे भी काम किए हैं, लेकिन तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के निश्चित रूप से लोगों की शिकायतें हैं, तमाम आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं। जैसे HCS भर्ती में हुआ, HCS भर्ती में उन्होंने जो लिस्ट जारी हुई तो साहब कोई मंत्री का रिश्तेदार है, कोई कुछ है, कोई सीएम सेक्रेटरीट के में काम करने वाले का है, कोई HPSC का ही सेक्रेटरी है, उसकी बेटी है, कोई HPSC का चेयरमैन है तो उसका बेटा है, उसकी बहू है। तो कमोबेश पूरे हरियाणा में वही 32 लोग काबिल थे जो VIP परिवारों से जुड़े हुए थे। इसका मतलब है पूरे हरियाणा में जो 2.5 करोड़ की जनता है वो तो बाकी मूर्ख है। तो जब आपके यहाँ ये होगा, जो आपके यहाँ की उससे बड़ी कोई सेवा नहीं, उसमें जब ये होगा तो आम आदमी क्या उम्मीद करेगा। एक बच्चा पैदा होता है, उसका परिवार एक तमाम सारे सपने पालता है कि हाँ मेरा बच्चा बड़ा होगा, मैं तो नहीं पढ़ सका, मैं तो किसान रह गया, मेरे बच्चे ये कर लेंगे और शायद साहब बन के बैठेंगे, तो उसको तो राज्य में कुछ मिलना नहीं है। तमाम सारे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में फेल हुए और UPSC के एग्ज़ाम में IAS की परीक्षा में पास हुए। कैलाश जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर परफॉर्म किया है, बीजेपी ने अगर बात करें तो जो उत्तरी बेल्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं सेंध लगाई थी। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य बचता था जहां कब्जा करना बाकी बचता था। जिस तरीके से अगर मोदी की लहर को देखे जाए तो तमाम जो कहीं ना कहीं क्षेत्र रुक गए थे बीजेपी की लहर से, उस पर कब्जा करने की एक कवायद उन्होंने चला रखी है। हालांकि इससे पहले कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि हरियाणा की राजनीति जो है जाति आधारित है, उन्हें यहाँ पर वो सफलता नहीं मिल पाएगी। लेकिन उन्होंने जो विकास और रोज़गार का जो एक नया पैमाना यहाँ पर सेट किया है, आपको लगता है कि क्या सही मायने में नरेंद्र मोदी जो है एक विकास की परिभाषा को बदलते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी विकास की परिभाषा को बदलते हुए दिख रहे हैं और आगे भी इसके विकास को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। लोगों ने विश्वास किया है नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी विश्वास पे खरा उतरेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और वो विकास जो अभी शुक्ला जी ने जैसे बताया, सेंटर में जो मोदी जी ने बहुत सारी स्कीमें जो लागू की हैं और जो स्कीमें दी हैं देश को, वो हरियाणा में भी ऐसे ही होंगे। मैं एक बात और दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री कोई बने, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री किसी एक विशेष क्षेत्र का मुख्यमंत्री नहीं होगा, वो पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा और पूरे हरियाणा के लिए विकास का काम करेगा, मेरा ऐसा मानना है। नायर साहब, आपके पास आना चाहिए। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में कमोबेश एक बराबर रैलियां करी,
लेकिन मोदी का असर ज़्यादा, राहुल का कम। तो कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल भी साबित नहीं हुए। मैं इसके बारे में कमेंट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे अधिकार में ये चीज़ आती नहीं है उन दोनों के लिए। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ सिर्फ कि मोदी जी का मुकाबला आप राहुल गांधी से कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये नहीं पता गांव के स्पेलिंग क्या होते हैं, गांव में कौन रहता है। मोदी जी ने गांव-गांव में जाके खाक छानी है। मोदी जी को पता है गांव वाला क्या होता है, गांव में कैसे काम किया जाता है और गांव में खेत में किसान कैसे जाके काम करता है। ये मोदी जी ने खुद किया है और उनको पता है। चंडीगढ़ में, हरियाणा में मोदी जी रहे हैं, हमने मोदी जी को देखा है। उनको पता है कि गाँव में लोग, किसान या मजदूर किस तरह से काम करते हैं। राहुल गांधी को तो पता ही नहीं है किसान क्या होता है। क्या मुकाबला करेंगे लोग, उनकी बात पे विश्वास करेंगे। और महर साहब, राहुल गांधी अक्सर मंच से 66 साल का मेच्योर युवा हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, और उनमें इतना सा अंतर है बस। नहीं, कहीं ना कहीं अजय शुक्ला जी आप भी मानते हैं कि जो राजनीतिक परिपक्वता है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सिर्फ उम्र से युवा होने का अर्थ युवा नहीं होता है। जज्बात, मुझे लगता है कि नैयर साहब भी युवा हो सकते हैं, जैन साहब भी युवा हो सकते हैं और मैं भी युवा हो सकता हूँ। युवा होने के लिए युवा सोच की ज़रूरत है, युवाओं के बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस की एक मीटिंग को संबोधित किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 33% महिलाओं को आरक्षण देने की और उसकी बात करती है। मेरा मानना है कि वहाँ पर 50% कांग्रेस में मिलना चाहिए और मैं आने वाले वक्त में महिलाओं को 50% हक दूंगा। ये शब्द कहे थे महिला कांग्रेस के। ताबड़तोड़ उन्होंने इसके लिए कैंपेन भी चलाया था और गांव-गांव में जाकर महिलाओं और लोगों को ये समझाया था कि उसके बाद उन्होंने इसी तरीके से युवाओं के लिए कहा था कि ये देश युवा हो रहा है और इस देश में युवाओं को इतने % हम वो देंगे, करेंगे, उनका एक हक देंगे। आप छोटा सा उदाहरण देख लिए, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, सिर्फ 10 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दी, 90 में से 10। उसके बाद युवाओं की बात आती है। कमोबेश यही स्थिति युवाओं के साथ हुई। किस बात के हक की बात कहते हैं? आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप युवाओं की बात करते हैं लेकिन युवाओं के हक में कदम नहीं उठाते हैं। नरेंद्र मोदी युवाओं की बात कितनी करते हैं या नहीं करते हैं, मैं इस पे सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन उनके हक के लिए काम करते हैं। वो आदमी अपनी उस शुरुआत करता है अपने उद्बोधन का तो टेक्नोलॉजी से शुरू करता है, जो टेक्नोलॉजी युवाओं के हाथ में है। वो यदि बात करता है, अमेरिका में जाकर के समझौते करता है, तो उस ट्रीटी में युवाओं को कैसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सकेगा और कैसे उनको रोजगार और दूसरी चीज़ों, स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। वो युवाओं को बेनिफिट सीधे सीधे देता है। तो कमोवेश जो यह सोच है वह कहीं ना कहीं युवा नरेंद्र मोदी को 66 साल का युवा बना देता है और राहुल गांधी को 45 साल का बुजुर्ग बना देता है। ये सोच है, क्योंकि जैसे आमतौर पे होता है, बुजुर्ग किसी चीज़ को लेकर सिर्फ कहते रहते हैं, करने की स्थिति में नहीं होते हैं, कमोवेश सलाह देते रहते हैं। वही स्थिति राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में। नायर साहब, कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो 5 स्टार कल्चर है वो उसको बार बार उसके लिए वो मतलब नुकसानदायक साबित होता है, लेकिन उससे वो बाहर नहीं निकल पाते। हमेशा बोलते हैं कि हम गांव में जाएंगे, जनता के बीच में जाके बात करेंगे, उसके बाद टिकट आवंटन होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं और कहीं ना कहीं हर बार वो उसको भारी पड़ जाता है। ऐसी गलती बार बार क्यों की जाती है? वैसे तो हमारे दिग्गज नेताओं ने इस बात के लिए पहले ही माना है कि इसका हम जरूर गहराई पे जाएंगे कि इसका कारण जरूर हम इसको ढूंढना चाहेंगे कि हमें ऐसी क्या कमी होगी जब हमने इतने काम किए हैं इस पीरियड के अंदर, इस दौरान में, तो उसके अंदर हो सकता है ये आपकी बात जो है ये भी थोड़ी सी उभर के आए, लेकिन ये चीज़ डिनाई भी नहीं की जा सकती है। नहीं साहब, मैं ना आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। एक मरतबा राहुल गांधी को सेक्टर 5 पंचकुला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आना था जी। उस सड़क की सफाई कभी नहीं हुई। जिस दिन राहुल गांधी को आना था उससे 2 दिन पहले लाखों खर्च कर दिए होंगे, हर कमरे में एसी लग गए,
जनता के बारे में आपके पास सोचने को ध्यान नहीं है सरकार के पास, लेकिन एक शख्स की खातिर आप इतना सब कुछ खर्च कर देते हो। काश अगर इतना कहीं और खर्च किया होता तो शायद वो टर्नओवर थोड़ा बढ़ जाता, आपको नहीं लगता? ठीक है, लेकिन ये तो प्रशासनिक जो है कमियां हैं, ये इसके अंदर चाहे वो कोई भी सरकार हो, ये प्रशासनिक कमियां हैं। क्योंकि उन लोगों को ये होता है कि हमारी जो है नौकरी खतरे में है। प्रशासन ये समझता है कि इसके अंदर कल इसको जिम्मेवार ना ठहरे या दूसरे को या तीसरे को, तो उसलिए वो काम करते हैं, उसके लिए वो पैसा भी खर्चते हैं। लेकिन वो सरकार कहती करो, सरकार की तरफ से करवाया जाता है तमाम चीजें। बिल्कुल। सरकार चलिए एक और मेहमान हमारे साथ मैं मानता हूं, मैं इस बात की राजीव गोदारा जी, मानने के लिए राजीव गोदारा कोई जी ऐसी बात आपसे नहीं। जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में एक खास बात इस बार ये देखने को मिली कि यहाँ पर मुद्दों पर कुछ खास बातचीत नहीं हुई साहब, ऊपरी लेवल पर बातचीत हुई, लेकिन स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं गायब रहे, उनको कहीं उठाया नहीं गया। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और हरियाणा की राजनीति में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, परंतु इसके बावजूद ये चिंता हरियाणा की जनता की बनी रहेगी कि पूरी राजनीति में चुनाव हुआ और कहीं मुद्दों की बात नहीं हुई। बात हुई तो किस बात की हुई कि कौन किस दर से टूट कर किधर गया, टिकट किसको किस तरह से मिला, और उसके बाद किस डेरा का सपोर्ट मिला, किसका नहीं मिला, खाप पंचायत के बारे में एक बात कह दी या दूसरी बात कह दी, ये सब होता रहा। किसानों की समस्याएं क्या है, पूरे चुनाव में धान की फसल इतनी सस्ते रेट में बिक रही थी, उसकी तक बात नहीं हुई। नशा जिस तरह से फैल रहा है उसकी कोई बात नहीं हुई। शिक्षा की हालत क्या है उसकी बात नहीं हुई। भगाना और मिर्चपुर के लोगों की, दिन में सुबह भी मैंने यहाँ कहा था और यादव साहब कह रहे थे कि उनके हमने बात की है, मैनिफेस्टो मैंने देखा, मुझे उसमें दोनों नाम कहीं मिले नहीं, मिर्चपुर और भगाना। ये इतने बड़े इशू थे जिनकी बात तक नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और मुझे लगता है कम से कम हमारी पार्टी ने आज प्रेस नोट जारी करके ये कहा है कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये पहरेदारी और चौकीदारी करने की जरूरत है कि कम से कम लगातार ये मुद्दे उठते रहें। जब चुनाव बिना मुद्दों के होता है तो जनता पे और इस तरह के जन संगठनों पे और पॉलिटिकल पार्टियों पे जो विपक्ष में बैठेगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को उन मुद्दों की तरफ मोड़ के कैसे लाएं। और ख़ासतौर पर वो पार्टी जीत के आई हो जिस पार्टी ने काले धन वापस लाने की बात की और उसके बाद एकदम मुकर गई है, यहाँ तो बात भी नहीं की, तो और भी बड़ी चुनौती बनती है। मुझे लगता है भाजपा को मिले मैंडेट को मोदी मैजिक मानेंगे? मुझे नहीं लगता कि मोदी का मामला है। मैंने सुबह भी कहा कि हरियाणा में एक शून्य पैदा हुआ, उस शून्य से के बीच में उसको भरने के लिए कोई तीसरा विकल्प नहीं था। चौटाला का 2004 का एंटी इनकमेंसी या उनकी गुंडागर्दी का भाव जो था अभी भी जारी था। ऊपर से उन्होंने तिहाड़ तोड़ के बाहर आने की बात कह दी, जिसको उन्होंने खुद तरोताजा कर दिया, जिसको दूसरी पार्टियां पहले ही कह रही थी। इधर कांग्रेस, चाहे उन्होंने जो भी किया, मैंने सुबह भी कहा 2-3 चीज़ें कांग्रेस ने की। दलितों को स्कॉलरशिप्स दी, मनरेगा की मजदूरी अच्छी की, इस तरह की चीज़ें की उन्होंने, परंतु जो मूल न्याय के सवाल हैं उन पे वो दूसरी तरफ खड़ी रही। जाटों ने जिस तरह आरक्षण के समय 20 दिन तक ट्रेन वगैरह सब बंद कर दिया, उस पर चुप रही। तो एक तरह का भाव सरकार के प्रति लोगों में काफ़ी निराशा का और गुस्से का था, जिसकी वजह से कांग्रेस को भी जाना था। उन पूरी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ था नहीं, और मोदी का लहर होता और मोदी जैसी बात होती, फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी उस इमेज को बचाकर चलती, उस छवि को बचाकर चलती जो भले लोगों की पार्टी मानी जा सकती थी। फिर वो ये ना करते कि हर पार्टी से कुछ लोगों को लेकर टिकट दे दो जिनका अपना कुछ बेस हो, ये ना करना पड़ता उसको। अब उन्होंने जगह जगह गोदारा जी के विचार से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, ऐसा नहीं है। पार्टी देखिए, मैं अभी पहले जैसे कह चुका हूँ, इलेक्शन है, लड़ाई में हर तरह का काम होता है, और ऐसा कुछ नहीं है हमने किसी दागदार आदमी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया है। जो राजनीतिक पार्टियां किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश की भलाई के लिए होती हैं, प्रदेश के लिए काम करने के लिए होती हैं। जो लोग अच्छे लोग हैं, पार्टी में आके देश के लिए काम करना चाहते हैं, उसका हमेशा वेलकम होना चाहिए, और हमने वेलकम किया है। लोगों ने देखा है अभी कौन लोग, अब प्रदेश के लोगों ने देखा है कौन काम करने वाले हैं, उनको सत्ता सौंपी है, मैं ऐसा मानता हूँ। लोगों को परख लिया, कांग्रेस को लोगों ने परखा, इनको देखा भी भ्रष्टाचार और कुशासन के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके नेगेटिव्स आ गए हैं। अब जनता ने हमें सत्ता सौंपी है, अब हमारे को भी परखेंगे। मैं ये बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। लोगों को विजिलेंट रहना चाहिए किसी भी अच्छे शासन के लिए। किसी परीक्षा तो शुरू हो गई, अब शुरू हो गई आपकी परीक्षा। हमारी विजिलेंस शुरू हो गई है। लोग अब आगे जो हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, इसका जो फैसला वो लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम तो अपने को अच्छा ही बताएंगे। हर कोई आदमी जो काम करता है या जो सत्ता में रहता है वो तो कहता है मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब उसने अच्छा किया या नहीं किया ये लोग बताएंगे। राजीव जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से अगर हम कहें राजनीति, अगर हरियाणा की राजनीति इस समय देख लें
पैसे का जो खेल इस बार कहे राजनीति में, अगर आप तमाम लिस्ट कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की उठाकर देख लें, आपको बड़ा कम कोई उम्मीदवार मिलेगा जिसकी संपत्ति लाखों में होगी। हालांकि करोड़ों में संपत्ति है। राजनीति में अगर बात करें, एक आम आदमी की जो विचारधारा है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का एक ट्रेंड दिल्ली में सेट किया है, कहीं ना कहीं राजनीति उससे अछूती दिखी है हरियाणा में। दो बातें मैं कहना चाहूँगा, एक जो टेंटेड लोग हैं और दूसरे जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। हरियाणा में दो में से एक चीज़ हुई, कामयाबी से हुई, काफ़ी बेहतर हुई, दूसरी नहीं हुई। पहली हुई जो टेंटेड थे, एडीआर ने जो रिपोर्ट निकाली उसके खिलाफ करीब 49 लोग थे, 49 लोग थे जिनके खिलाफ कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो गए। आम आदमी पार्टी ने भी एक लिस्ट जारी की, पहले 13 लोगों की बाद में 26 तक पहुंची। उसमें वो लोग थे जिनके खिलाफ गंभीर आरोपों में चार्जेस फ्रेम हुए, वो नहीं जिनके खिलाफ आंदोलन करते हुए चार्जेस फ्रेम हो गए केस में। उन 26 में से सिर्फ 2 लोग जीत पाए हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमने जाके प्रोटेस्ट किया, एक अभय चौटाला और एक उमेश अग्रवाल, उन दो ही लोग जीत पाए हैं 26 में से। 24 लोग हारे हैं। एक चीज़ बेहतर हुई, जो पैसे की बात करें तो मक्खनलाल सिंगला सिरसा में जीते, गोपाल कांडा हारे, परंतु जो खेल दोनों ने पैसे का किया हर कोई जानता है। उमेश अग्रवाल ने जो पैसे खेल किया हर कोई जानता है। रानिया के अंदर गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा दूसरे नंबर पे आए और नापशना पैसा बहाया। पैसा बहाना, पैसे की ताकत से जीतने का खेल भी हुआ। और संपत्ति को तो लोगों ने देखा भी नहीं कि इन्होंने 5 साल में कितनी संपत्ति कितनी गुना बना ली और किसका सोर्स क्या था, उस पर भी ध्यान नहीं गया जिसकी जरूरत है जाना चाहिए। अजय शुक्ला जी, जिस तरीके से अगर आज हम जो चुनावी नतीजे हमारे सामने आए हैं, एक जो बड़ी अच्छी बात यहाँ पर रही है, युवा वोटर ने बड़ी समझदारी से यहाँ पर वोट दिया है, पैसे के खेल को दरकिरार किया है और कहीं ना कहीं विकास और रोजगार का जो एक वायदा उनको दिया गया था उससे जुड़ने का प्रयास किया है। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं 2, 4, 6 कुछ कैंडिडेट्स को मैं जानता हूँ जी, जिन्होंने मुझे इसके बाद में, आज मुझे ये रिजल्ट देखने के बाद में एक तो भरोसा हुआ कि पैसे के बूते इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। इलेक्शन जीतने के लिए आपको कहीं ना कहीं जनता से जोड़ना पड़ेगा और वो चीज़ मुझे देखने को मिली है। जैसा कि अभी गोदारा साहब ने कहा कि मैं सिरसा का ही जिक्र कर देता हूँ। सिरसा में गया भी था, देख के आया। दोनों कैंडिडेट पैसे वाले थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ने बिल्कुल पानी की तरह पैसा शुरुआत से ही 1.5 महीना पहले ही से बहाना शुरू कर दिया था और इत्तेफाक से वो हारे। दूसरा जो जीता है वो कहीं ना कहीं वहाँ पब्लिक के साथ में रेगुलर का जुड़ा हुआ व्यक्ति था, भले ही वो पैसे वाला है, उसके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन और ये वो जगह है जहां पर डेरा का प्रभुत्व है और डेरा के प्रभुत्व के बावजूद वो वहां पर जीता है। तो मैं एक चीज बताता हूं, इसके अलावा हिसार सीट को आप ले गए, इस कंट्री के जो टॉप 10 वो है और वहां पर हिसार में 70,000 लोग उनके एम्प्लॉई हैं, सावित्री जिंदल, और जिसके वो हों उसके बाद वो इलेक्शन हार जाए तो कमोबेश इससे मैं ये बात तो मैं समझता हूं कि पैसा इलेक्शन नहीं जितवा सकता है। मुझे अब इसके बाद ये लगने राजीव जी आप कुछ दूसरी चीज युवाओं ने मैं इसमें चूंकि आपका सवाल वही था, तो युवाओं ने, आज का युवा वो नहीं है कि उसको आप कान पकड़ के समझा दीजिए या बाबूजी ने कह दिया तो वो जाके वोट डालाएगा। वो अपने हिसाब से सोचता है और अपने हिसाब से अपना हित समझता है और सारी चीजें सर्च करता है, कम से कम हरियाणा का युवा करता है। और इसलिए हरियाणा के युवाओं के वोट से ही ये जीत मुझे लगता है भाजपा को हासिल हुई है, क्योंकि इसके अलावा और कोई आधार भाजपा के पास मुझे नजर नहीं आता। जी राजीव जी, आप जी, 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो संपत्ति कितनी बड़ी, वो कुलदीप बिश्नोई सी की देख लें तो हर कोई जानता है कि उसको किसी ने देखा भी नहीं कि संपत्ति इतनी बड़ी है तो कहाँ से आई। दूसरा जो आप कह रहे हैं सिरसा की बात, ये बात सही है कि गोपाल कांडा बहुत पैसा बहा रहे थे, परंतु ये भी सच है कि मक्खनलाल सिंगला कभी जनता से जुड़ी नहीं रहे, शराब के व्यवसाय में है, अनाप शनाप पैसा कमाया है, वही पैसा उन्होंने लगाया और पूरा शहर जानता था कि जिद ये थी कि एक जगह गए, चले गए, किसी भी संस्था में गए, एक ने 5 दिया तो दूसरा 7 देगा, पहले ने 7 दिए तो दूसरा 10 देगा, ये खेल हो रहा था। सिंगला उसी का हिस्सा था और यही कहता है कि वहाँ डेरे की स्पोर्ट होने के बावजूद दोनों बनिया कैंडिडेट थे, जाति की बात देखें तो दोनों टॉप में रहे हैं और एक पंजाबी कैंडिडेट जो थी सेतिया, वो तीसरे नंबर पे चली गई, डेरा उसके साथ था। ये तो अपने आप में कहानी कहता है कि पैसे का खेल कितना महत्वपूर्ण है। आप रानिया की बात करिए, गोविंद कांडा का रानिया से कोई वास्ता कभी रहा ही नहीं, इतना पैसा उन्होंने लगाया और डेरे की पूरी सपोर्ट मिलने के बावजूद जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको तो कितना 19,000 वोट मिला है सिर्फ।
कहीं पीछे रह गए। वो गोपाल कांडा नंबर 2 पे एकदम नजदीक है उनके इनेलो के कैंडिडेट के। तो पैसे के खेल से इतने महत्वपूर्ण काम हुए हैं और खेल इतने खुले रूप से हुआ, बेशर्मी से हुआ, बेहयाई से हुआ। मुझे तो किसी ने पता लगा कि सिरसा का एक कैंडिडेट किसी वकीलों की संस्था में गया और वहां पैसे दिए गए तो वो भी चल गया। बोलो इस तरह की चीजें अगर होने लगे तो उसमें, और ये गोपाल कांडा बहुत सालों से कर रहा था, सिंगला ने भी वही किया, उनका अपना बेस भी था। तो ये कहना कि पैसे का खेल रुका है, जनता ने उसको गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेना तब होता है अगर पैसे का कोई खेल कर रहा है और जनता उसमें रिएक्ट करती हो। रिएक्ट नहीं कर रही थी जनता, जिसके लिए हम सबको संघर्ष करना होगा, मुझे लगता है, जिसके लिए जागरूकता लानी होगी। वैसे सिरसा में मशहूर भी है कि गोपाल कांडा के घर का नाम कुटिया है और वो कितनी बड़ी कुटिया है सब देखते हैं उसे वहाँ। हाँ, सिंगला का शराब के व्यवसाय में खेल जो था, और फतेहाबाद में बलवान सिंह दौलतपुरिया शराब के व्यवसाय में, और उसने कितना पैसा लगाया। वहां भी तो यही हुआ ना। स्वतंत्र बाला चौधरी जो है वो डेरा की स्पोर्ट मिलने के बाद भी कहीं पिछड़ गई है। आज का नंबर 2 पे और बलवान सिंह जीत रहे हैं। कहां से जीत रहे हैं? क्योंकि इतना पैसा उन्होंने लगाया है। पैसे का खेल दुर्भाग्य से बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, जिसके खिलाफ जागरूकता लाने की जरूरत है। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, इनेलो के प्रमुख, इनेलो सुप्रीम ओम प्रकाश थोड़ा जेल में बनते, अगर वो जेल से बाहर होते तो क्या सिनेरियो थोड़ा चेंज होता? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंज होता, क्योंकि मैंने आपको वोट परसेंटेज बताया, वो जाटों की राजनीति करते हैं और जाटलैंड में उनको फायदा भी और हुआ है। जाट राजनीति से ही उनको, जो आज उनके पास जनाधार है वो जाट का ही है। जो हरियाणा में आमतौर पे जो आकलन के मुताबिक 27.5% के आसपास जाट है, और यदि उन्हें करीब 25% मान लीजिए वोट मिल रहा है, 24.7% वोट मिला है, तो करीब जब यदि 25% वोट मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए बहुत थोड़ा सा जो जाट का वोट है वो कहीं और शिफ्ट हुआ, बाकी तो उनके साथ ही। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वो अकेले और गेन कर सकते। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। इस चुनाव में जो देखने में आई, अब तक ये होता था कि जहाँ जाट बाहुल्य था और जाट वोट जो ले रहा था, नॉन जाट वोट उस गांव में रहने वाला, ग्रामीण क्षेत्र में पूरा जाट के साथ चला जाता था, इसलिए चौटाला स्ट्रांग होता था, या कोई भी जाटों के समर्थन वाला कैंडिडेट महत्वपूर्ण स्ट्रांग हो जाता था। अब शायद स्थिति बदली है। अब जाटों का जब बाहुल्य है, वर्चस्व भी है, वहां भी नॉन जाट, दलित या दूसरी जातियां उसके पीछे जाने को बाध्य हों, वो परिस्थितियां बदलने लगी हैं, जो बहुत सुंदर संकेत है। भाजपा इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। ये जाटों के, ये हरियाणा में रहा है ऐसा कि जाटों के, जाट बाहुल क्षेत्र में नॉन जाट वोट हैं, उनसे डर के मारे, डर से, मैं कहता हूँ कि डर से उनके साथ लगते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है। ये बहुत अच्छा संकेत है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सीएम कैंडिडेट की बात करें, भाजपा को पूर्ण बहुमत है, भाजपा की तरफ से सीएम कैंडिडेट की घोषणा होनी है, जो वेंकैया नायडू आएंगे, नड्डा ने अभी बताया था आपको। आपके मुताबिक कौन कितना मजबूत है भाजपा में? मेरी समझ से मैं तो एक ही नाम लेता हूँ और मुझे लगता है वही सीएम होगा। मनोहर लाल खट्टर मुझे समझ में आते हैं कि मुख्यमंत्री होंगे, और बाकी ड्रामे तो चलिए हर पार्टी करती है, हर एक ड्रामा करता है, चाहे आम आदमी पार्टी रही हो, उसने भी ड्रामा किया था, कांग्रेस भी ड्रामा करती रही है, भाजपा भी वही ड्रामा करती है। सभी की हम तो पूछ के करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो अपने उनकी बैठक बुलाते हैं, विधायकों से पूछते हैं, वो मैंडेट देते हैं जो वो हम करते हैं। तो कमोबेश वही स्थिति है कि हम पूछ के करते हैं। तो पूछ के करने की स्थिति में वो भी अपना वो ऑब्जर्वर भेज रहे हैं, वहाँ पे वो विधायकों से पूछेंगे और फिर फैसला होगा। लेकिन इन सबसे ऊपर ये है कि क्यों मनोहर लाल खट्टर होंगे, इसके पीछे मेरी 2-3 जो हैं दलीलें, वो ये है। एक तो हरियाणा में जो पंजाबी वोट है उसने एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान रही है कि पंजाबियों को उन्हें संभाल के रखना है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो साफ सुथरी छवि का हो। मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल संगठन से जुड़े रहे हैं और उनकी छवि पे कहीं किसी तरह का, चाहे संगठन से हो चाहे जैसे भी हो, कभी कोई दाग नहीं रहा, कभी कोई शिकायत नहीं रही, कभी कोई आरोप नहीं रहा पार्टी में भी। उसके बाद में वो संघ की पृष्ठभूमि से होना चाहिए, संघ के करीब। तो मनोहर लाल खट्टर से बड़ा संघी मुझे लगता है फिलहाल इनके पास कोई नहीं है। 47 विधायक हैं। दूसरी चीज ये है, अविवाहित हैं, तो पूरी तरीके से वो पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे और पूरा वक्त उनका पार्टी और सरकार के लिए रहेगा, जनता के लिए रहेगा, जैसा कि मोदी का मानना है। और नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र होने चाहिए।
तो कमोबेश जितने हरियाणा में बाकी लीडर हैं उन सबकी अपेक्षा मनोहर लाल खट्टर सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र हैं। तीसरा ये है कि जिस क्षेत्र से वो चुन के आए हैं उस क्षेत्र ने सबसे ज़्यादा उनको भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रांग किया है। तो उससे क्या है कि करनाल के उस जगह से सेंटर से होने का वो इधर अंबाला तक भी कवर करेंगे, पंचकुला तक भी कवर करेंगे, उधर आगे सोनीपत, दिल्ली और गुड़गांव तक भी वो करेंगे और इधर भी मार करेंगे। तो कमोबेश उन्हें सेंटर टाइप का बंदा मिल जा रहा है। तो इस तरह से सोचते हो और विकास को लेकर के जो तमाम सारी शिकायतें रही हैं उनको दूर करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो इन सब दृष्टिकोण से मुझे वो मुख्यमंत्री के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर मुझे कुछ कहना है और मुझे एक तो ये कहना है कि ना मालूम कहाँ से आम आदमी पार्टी आ गई, और यही मुझे सवाल लगता है। जो इन्होंने कहा कि ड्रामा तो होता है, मुझे लगता है ड्रामा कई तरह का होता है। कई बार निष्पक्षता में एक पक्ष की बात करना भी एक ड्रामा होता है। साहब ने, शुक्ला जी ने जो कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के बीच में ड्रामा होगा, यानी वो बेहतर उम्मीदवार हो सकता है विधायकों की पसंद ना हो फिर भी उनको अपॉइंट किया जाएगा, तो एक नकारात्मक बात थी। उसके बाद उन्होंने एक लंबी फहरिस्त बता दी उनके सकारात्मक। ये मुझे समझ नहीं आया कि आर्ग्यूमेंट क्या था। अगर इतने सकारात्मक पॉइंट है तो फिर ड्रामा क्या है, फिर तो असलियत है। परंतु ड्रामा ये है कि एकमात्र विधायक शायद वो थे हरियाणा में जिनको टिकट मिला और उनकी पार्टी ने उनका विरोध किया। शायद बाकी जगह पर इस तरह का विरोध नहीं हुआ जितना खट्टर साहब का हुआ। तो यहाँ की जनता के बीच में, यहाँ के लोगों के बीच में उनकी स्वीकार्यता क्या थी? विरोध तो उन्हीं का हुआ ना। खट्टर साहब जीते भी रिकॉर्ड मतों से। पब्लिक ने उन्हें पसंद किया। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, पब्लिक ने पसंद किया। जनता मतलब आप इससे ये चीज समझिए शुक्ला जी कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना ब्रेक के लंबा रोके ना, बिना रोके लंबा बोले ना। अगर आपको विश्वास था कि पहली बात में बात पूरी नहीं कर पाए तो आप फिर बोल लीजिए। चलिए आप बोल लीजिए फिर मैं बताता। शुक्ला जी खट्टर साहब को भारी मतों से जीते, उससे पहले दो ही कारण हुए थे। जो आए थे अश्विनी, उनका भी करनाल में विरोध हुआ था, वो भी जीते थे। इनका भी विरोध हुआ, ये तो सच है। बिल्कुल। जनता जो जिताती है वो कहीं ना कहीं विधायक को बनाती है, उसके बाद विधायकों से पूछा जाकर मुख्यमंत्री बनता है। इनकी पूरी बात जो इन्होंने मोदी के नजदीक होने की बात कही, आरएसएस का आदमी होने की बात कही, इसके अंदर तो पूरे लोकतांत्रिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पूरे ढांचे के विरोध की बात है। और जिस व्यक्ति को उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ढांचे को ध्वस्त करके बनाया जा रहा हो, उसकी तारीफ कैसे की जा सकती है? उसको किस तरह हम कहें? अगर वो ड्रामा है तो फिर वो ड्रामा नहीं होना चाहिए, तो ये कहिए बेहयाई से आना चाहिए कि वो ड्रामा सही है और पसंद आरएसएस की। फिर विधायकों की बात कहां से? और इतना ही नहीं, बहुत ड्रामा नहीं है, बहुत खुल्लम खुल्ला ये कहते रहे हमारे लिए मोदी तय करेंगे। आज तो वो प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने कुछ आयामों को, कुछ नैतिक मापदंडों को ध्वस्त किया है। डेरे से स्पोर्ट लेने का मामला हो या ये कहना हो कि एमपी कौन बनेगा, जो मोदी कहेगा। हरियाणा में चुनाव हो रहा है, हरियाणा के विधायक की कोई औकात नहीं है, जो भी बनकर आए हैं, जो उम्मीदवार थे उनकी कोई वजह नहीं है। कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि फलां तो उम्मीदवार बेहतर था इसलिए वो जीत गया, या उस उम्मीदवार की अपनी भी कुछ खासियत थी। एकमात्र नारा चल रहा है मोदी की लहर थी, मोदी जिंदाबाद, मोदी की वजह से जीत गए। मुझे लगता है कितना खोखला अब कर रहे हैं, कितना केंद्रीकृत कर रहे हैं। ये जो केंद्रीकरण जो है इस व्यवस्था के अंदर या पार्टियों के अंदर, बहुत खतरनाक है, वो किसी भी पार्टी में हो। इसलिए इन चीजों को थोड़ा लोकतांत्रिक ढांचे में देखना चाहिए। और खट्टर साहब की जो खासियत है वो खासियत ऐसी नहीं आप कोई बताई आपने जिससे हरियाणा के विधायक उसको पसंद करेंगे। आपने वो सब बताई जिसकी वजह से विधायकों को उन्हें पसंद करना पड़ेगा। ये बहुत विचित्र बात है। इसलिए या तो ड्रामा कहिए या फिर खुल्लम खुल्ला कहिए कि हम उन लोकतंत्र की मर्यादाओं का ख्याल नहीं करते हैं, हम उनको छोड़ रहे हैं। अगर वो छोड़ रहे हैं तो फिर खट्टर साहब पसंद किस बात की है? ऐसा नहीं है। संक्षेप में शुक्ला जी आपसे जानना चाहेंगे, संक्षेप में जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये कहूँगा कि कुछ हमें करना नहीं है, शोर मचाने में हम यकीन रखते हैं। कमोबेश आम आदमी पार्टी की छवि ये बन चुकी है। मेरे अपने कहां से बन चुकी है? आप एक पत्रकार हैं, निष्पक्षता का आवरण पहनकर आए हैं, कुछ बातें आप कहेंगे उससे छवि बन जाती है। ये तो विचित्र बात है। शोर मचाया, आपके अखबार में आप आर्टिकल लिखेंगे तो बन जाएगी, परंतु यहाँ तो पैनलिस्ट के दोनों बैठे हैं, तभी तो मैं आपके कहने थोड़ी छवि बनती बिगड़ती है। नहीं, मैं सामने कह रहा हूँ। और आपकी एक और मैं बता दूं, आपको एक और मैं बता दूं, लोकतंत्र के अंदर आवाज उठाने वालों को शोर मचाने वाला कहना इस लोकतंत्र के सब नियमों को ध्वस्त करने की बात है। किसी एक व्यक्ति को राजी करने के लिए किसी तरह का कुतर्क देने का एक तरीका है। नहीं तो बोलने वाले कहना बात ही नहीं हो। बहस तो रात भर होती रहेगी। मैंने खट्टर साहब का जिक्र किया, उसके पीछे ये सारी जो वजह मैं मान लेता हूं जी। इन सब के बावजूद सच ये है कि उन लोगों ने विरोध किया उनका, जो लोग नहीं चाहते थे कि वहां से एक ऐसा व्यक्ति आए
जो आगे हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता हो। जी, इसलिए विरोध हुआ और जनता ने उसी व्यक्ति को स्वीकार किया, जनता ने स्वीकार किया, मैंने नहीं स्वीकार किया। अब जो लोग जीत के आएंगे विधायक, वो उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो आपस में वो बैठ करके डिसाइड। चलिए शुक्ला जी, और तमाम मेहमानों का चर्चा में किसी ने भी समय देने ऐसा के तो लिए कहा ही नहीं है कि वो विधायक भी तय करेंगे और होगा वो जो मोदी कहेंगे। आप चलिए दोनों बातें चलिए करें। तमाम मेहमानों का चर्चा क्योंकि में मोदी की लहर। चलिए तमाम मेहमानों का चर्चा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस चुनावी कार्यक्रम में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा और रूपक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।